हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेंगे। और गाइज ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइज आप देख लीजिए कि आपके 25 में से कितने करेक्ट आंसर होते हैं और आप चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या फिर दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। इन बुराइयों का प्रमुख कारण अशिक्षा एवं गरीबी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, या फिर नाभिकीय ऊर्जा। किससे? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? तप्त भौमजल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी? भूतापीय ऊर्जा। और गाइस ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का एक संसाधन है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। क्या होगा? देखिए गाइस, एस्किमो जो है वो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो कि बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं और इनके जो घर होते हैं इन्हें इग्लू कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, क्योंकि एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण करते हैं और ये इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा या अंदर की गर्मी होती है उसे बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता रहता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल, थायरॉक्सिन, या फिर थायमिन। क्या है? देखिए भाई क्या होगा, जब चावल को पॉलिश करते हैं तो चावल को पॉलिश करने में चावल में से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा? B1 विटामिन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से बेरी नामक रोग भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायमिन। चावल को पॉलिश करने पर थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन B1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या फिर खनिज लवण। ध्यान देना, अध्यापक यदि आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों को लेकर पढ़ा रहा है या इन चीज़ों का सहारा ले रहा है, ठीक है, तो अध्यापक जो है वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। पीने के पानी में ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, या फिर पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन।
पानी में रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डाला जाता है ताकि पानी जो है वो रोगाणु मुक्त हो सके। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। भूकंप मापा जाता है, ऑप्शन है बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने में। किस में मापा जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिएक्टर पैमाने में। देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है और यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन है भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी या फिर चक्रवात। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखने से ही पता चल रहा है कि भूकंप, सुनामी और चक्रवात ये जो है वो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन शॉर्ट सर्किट से लगी आग यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी, चक्रवात, ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन शॉर्ट सर्किट से लगने वाली जो आग है वो एक मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? ऑप्शन है HNO3, H2SO4, CH3COOH, ए और बी दोनों। क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? ए और बी दोनों। देखना विभिन्न औद्योगिक के संस्थानों की जो चिमनियाँ, स्वचालित वाहनों एवं ईंधन पदार्थों के जलने से CO2, SO2 तथा NO2 गैस वायुमंडल में निर्गत होती हैं। इसमें SO2 जल वाष्प में से क्रिया करके सल्फ्यूरस व सल्फ्यूरिक अम्ल तथा NO2 जल वाष्प में क्रिया करके नाइट्रस व नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है और वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, HNO3 और H2SO4 ये दोनों ही हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? आपके ऑप्शन है 800 DU, 400 DU, 200 DU या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कितनी होगी? तो गाइस देखिए ओजोन छिद्र को डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। तो 200 डॉप्सन यूनिट से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 200 डॉप्सन यूनिट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूं या फिर मक्का। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? गेहूं। गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। देखिए जून जुलाई महीने में बोई जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है और खरीफ फसल के अंतर्गत आने वाली जो मुख्य फसलें हैं वो हो जाएंगी चावल, गन्ना, मक्का, ये सब खरीफ की फसलें हैं। लेकिन अक्टूबर से नवंबर में बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं वो रबी की फसल कहलाती हैं। तो रबी की प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि खरीफ की फसल नहीं है, तो गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। कौन से रंग हैं? और गाइस यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑप्शन है बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद या फिर लाल और संतरी। क्या होगा? देखिए कुछ जानवर रात में जागते हैं, तो वो रात में जो जागने वाले जानवर हैं वो हर चीज़ को काले एवं सफ़ेद रंग में देखते हैं। कौन से? काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर?
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइएनिन या फिर क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति के कारण हरे होते हैं? तो भैया क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। ऑप्शन है डीजल, लकड़ी, गैस या फिर केरोसिन। क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। देखिए, डीजल, लकड़ी तथा केरोसिन के दहन से अत्यधिक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। गैस जो है वो पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली, आपके ऑप्शन है वैलेंटिना तेरेस्कोवा, यूरी गागरिन, कैरोलिन पोर्को या फिर सुनीता विलियम्स। कौन है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ये जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को खालिस्तान के नाम से बुलाया गया है। ऑप्शन है BRO, SIS, MOM या फिर DAD। किसके नाम से बुलाया गया था? तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, MOM। भारत की प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को MOM के नाम से बुलाया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल में फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। ऑप्शन है वैसाखी, ओणम, पोंगल या फिर बिहू। क्या मनाया जाता है केरल में? तो गाइस केरल में जब फसलें पक जाती हैं तो फसल पकने या फिर कटने की खुशी में ओणम त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार में क्या होता है? नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओणम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहते हैं? बिल्कुल इजी है। ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। यह बात आपको याद रखना है। क्या हो है? देखिए, मध्य प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ है जो कृषि के लिए उत्तम है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल अधिक होती है भैया, और इसलिए इस प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7, 8, 6 या फिर 5? तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों को स्पर्श करती है। क्लियर? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता या फिर पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। क्या है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, अपने आसपास की जानकारी, घटनाओं से संबंधित जानकारी को जानने के अवसर प्रदान होना चाहिए। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री है।
क्या है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन या फिर ग्रामोफोन। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीविजन। टेलीविजन जो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित और पर्यावरण के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, और पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण के महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी तथा प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन निर्धारण मापनियां, दत्तीय कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या फिर मौखिक प्रश्न। क्या होगा? गाइस तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दत्तीय कार्य। क्या है? दत्तीय कार्य। क्योंकि दत्त कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्य कारकों का दबाव नगण्य होता है। तो इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपनी भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं इन सबको स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं और उनकी सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? ऑप्शन है चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस एक बात का ध्यान देना कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में चित्र खींचना, भ्रमण करना या फील्ड भ्रमण और श्यामपट्ट का उपयोग करना, खेल खिलाना आदि ये सब कक्षा आधारित गतिविधियां हैं और इन गतिविधियों का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने और छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही गतिविधियां सही है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण से संबंधित ज्ञान, प्रदूषण की समस्या, सामाजिक चेतना या फिर जनसंख्या नियंत्रण। क्या है? गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। देखिए, पर्यावरण शिक्षा विभिन्न प्रदूषण तथा उसकी समस्याओं से परिचित करवाती है और यह जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक की भूमिका निभाती है और पर्यावरण शिक्षा सामाजिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का ज्ञान भी करवाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक चेतना। क्लियर? तो गाइस आज की क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।